अब बोलो क्या बोल रहे जैसे हम कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उस हो। समय पब्लिक आईपी लेना भूल जाते हैं और इंस्टेंस क्रिएट क्यों कर देते भूलते हो, भूलते क्यों? हैं। अब सर जल्दी जल्दी में हम आगे चलो निकल भूल जाते गए, हैं, वहाँ हाँ पे फिर। ऑप्शन होता है। हाँ भूल गए, फिर क्या करोगे? जब क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे हम जब फिर उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो देखते हैं पब्लिक आईपी है ही तो नहीं। बाद में पब्लिक आईपी थे तो क्या जरूरत है उसको डिलीट करने की? तो सर ऐड करने का ऑप्शन पता नहीं है, वही जानना है सर। पता नहीं है तो सीखो। तो आप ज्वाइन क्यों किया? सीखने के लिए तो किया ना। हाँ सर, तो कैसे हम, मुझे तो नहीं मिला था, बता सकते हो? तो आने दो, टॉपिक तो आने दो। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन था? नहीं। मैं कह रहा हूँ सारे लोग एक्टिव है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि ज्वाइन करके छोड़ दिया और सो रहा हो। क्योंकि मैं 1 to 1 ना क्वेश्चन भी पूछूंगा, इंटरप्ट करूंगा आप लोगों को, तो साथ में मेरे साथ में रिप्लाई करते हुए चलना। क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा क्लास में अगर मैं ही सिर्फ एक साइड से 1 वे कम्युनिकेशन होगा। मेरे को 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है? ओके सर। लेख, विपुल, यस सर, यस सर। लेख ठीक हो ना? अभी क्या टाइम हो रहा है यूएस में? हेलो।
Hello? हेलो, Yes. मैंने बोला कि आप लोग मेरे को कंफर्म करें, टू वे कम्युनिकेशन करें। ये कोई क्लास नहीं है, काइंड ऑफ एक बिजनेस मीटिंग है। आपने अगर कंपनी में कभी मीटिंग की होगी टेक्निकल पॉइंट्स में, तो टू वे कम्युनिकेशन चलता है। ऐसा नहीं होता कि आपने म्यूट करके छोड़ दिया। मैं भी म्यूट करके छोड़ दूंगा। नहीं अगर नहीं मैंने मैं आप लोगों को बोला कंफर्म करो, तो आप लोग ऑडियो में कंफर्म करो मेरे को, चैट पे यस नहीं। क्योंकि हाँ मैं जी सर, आपको सुनाई दे रहा है। हाँ, तो जो हाँ भी जी है आप कंफर्म करो टू वे, ठीक है? तो मैं क्लास को स्टॉप कर दूंगा यहीं पे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक है हमारा वीपीसी। वीपीसी के बारे में किसी को आइडिया है आप में से? अगर जो भी आइडिया है, 2-2 मिनट आप लोग बोलो, जो जो भी जानता है। मेरे को सर इतना पता है VPC का बारे में, जो AWS का अंदर अगर कोई प्राइवेट नेटवर्क बनाना है तो उसी टाइम में हमको VPC का जरूरी है। तो उसमें क्या होता है, हम एक पूरा का पूरा एक सबनेट, आई मीन एक नेटवर्क आईडी डिफाइन कर सकता है। हम्म। और उसी नेटवर्क का अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ सबनेट डिफरेंट रीजन में वी कैन मेक, and we can use those subnet to launch the instance. चलो ठीक है, विपुल। हम बीपीसी को डिफरेंट डिफरेंट रीजन में क्रिएट कर सकते हैं, और दो डिफरेंट रीजन में से हम कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करके कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं प्राइवेट सबनेट में। विदाउट यूजिंग पब्लिक अभी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेक। लेक। पंकज। यस सर। VPC बाय डिफॉल्ट VPC AWS प्रोवाइड करता है। हम लोग अपना भी VPC क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ अलग सेट करना हो, जिसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप होता है, जिसके VPC के अंदर ही हम अपना EC2 इंस्टेंस सेट करते हैं। गेटवे, डिफरेंट डिफरेंट गेटवे होता है जो कि हम बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे IGT और भी अलग अलग गेटवे है। ऑल द सेटअप, जैसे VPC को हम एक बाउंड्री की तरह यूज कर सकते हैं, उसी बाउंड्री के अंदर हम अपना सारा सेटअप करते हैं। लेक। यस सर। हेलो। आप कहीं और बिजी हो क्या? या आपका ऑडियो में कोई इशू है? हेलो। नहीं करो, आपको 2 मिनट बोला गया बोलने के लिए वीपीसी के बारे में। जी जी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के बारे में। ये ये अमेजॉन पे जो है, आप अपना एक वर्चुअली जो है ना, एक अपन सर्वर को वो कर सकते हैं, मतलब सेटअप कर सकते हैं। वर्चुअली सर्वर को सेटअप कर सकता हूं। जी। ठीक है।
देखो वीपीसी स्टैंड फॉर होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। आई थिंक सेकेंड लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट को भी डिस्कस किया था, फिर हम लोगों ने प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट को भी डिस्कस किया था, हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट, मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट, कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब AWS में क्या होता है, आप अगर एक सिंगल इंस्टेंस को भी क्रिएट करते हो तो आपको सबसे पहले एक VPC चाहिए। अगर आपको VPC क्रिएट करना नहीं आता है तो AWS आपको क्या कमिटमेंट करता है कि अगर आपने AWS पे अकाउंट क्रिएट किया और सबके अकाउंट में और जितने भी रीजन्स AWS के एक्टिव हैं, हर एक रीजन में एक डिफॉल्ट VPC AWS की बैकएंड टीम आपको बनाकर देती है, ठीक है। और जब आप इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो आपका इंस्टेंस बाय डिफॉल्ट उस VPC में जाकर डिप्लॉय होता है। VPC मींस जस्ट काइंड ऑफ ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप ऑन प्रेमाइसिस में हो और अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आया तो सबसे पहले आपको डेटा सेंटर इंस्टॉल करना है। डेटा सेंटर इंस्टॉल करने का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया और मेरे क्लाइंट्स की डिमांड ये थी कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, इसको 24/7 रन करके देना है, नो डाउन टाइम, डिजास्टर रिकवरी भी चाहिए, बैकअप प्लानिंग भी चाहिए, हाई एबिलिटी भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो अगर मैंने किसी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे एटलीस्ट ये क्वेश्चन पूछना कि एटलीस्ट आपके जो यूजर्स होंगे वो कितने हैं, क्योंकि यूजर्स के अकॉर्डिंग एक एस्टिमेट आइडिया लग जाता है कि कितने सर्वर्स मुझे सेटअप करने हैं, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल बिल्डिंग में नेटवर्क केबलिंग करेंगे, स्विच राउटर्स इंस्टॉल करेंगे, राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, फायरवॉल्स लगाएंगे, सर्वर्स लगाएंगे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, रूट डिफाइन करेंगे। A to Z हमारा डेटा सेंटर बनकर रेडी हो गया। देन उसके बाद हम लोग उनको सर्विस देना स्टार्ट करेंगे। सेम चीज अगर हम ये चीज क्लाउड में करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम ऑन प्रेमाइसिस में कर रहे हैं तो आपके क्या, सबसे पहले तो आपके अपफ्रंट कॉस्ट लग जाएंगे। एक डेटा सेंटर को इंस्टॉल करने में मान लीजिए आपके 5 से 7 करोड़ रुपए आपके लग गए। देन उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट भी आता है, क्योंकि कोई भी हार्डवेयर अगर आप इंस्टॉल करते हो तो उसकी भी एक लाइफ पीरियड होती है। 5 ईयर्स के बाद अगर वो एक्सपायर्ड हो गया तो आपको हार्डवेयर चेंज करना है। तो देखा जाए हर 5 साल के बाद अगर कोई हार्डवेयर एक्सपायर्ड हो रहा है तो हर 5 साल के बाद आप वापस से आपके 7 करोड़ रुपए फिर से लग रहे हैं इंस्टॉलमेंट करने के, पूरा इंफ्रा तैयार करने। ये तो हर 5 साल के बाद आपको चेंज करना पड़ रहा है। और साथ में एक चीज और आती है कि आपको बीच बीच में मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। लाइक किसी हार्डवेयर का मदरबोर्ड क्रैश हो गया, किसी का हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया, किसी की रैम खराब हो गई, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका मान लीजिए 20 से 25 लाख रुपए आ रहा है। अब यही चीज अगर आप क्लाउड पे आके करते हो तो आपको सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट देने की नीड नहीं है, क्योंकि AWS आपको कमिटमेंट करता है कि मुझे कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं चाहिए। आप यहाँ पे आके सेटअप करो, सेटअप करने के बाद जिस दिन से आप यूज करना स्टार्ट करो उसका रेंट चाहिए, बस है क्या चाहिए, रेंट। समझ आ रही बात? यस सर। यस सर। तो अब क्या होता है कि पहले जब ऑन प्रेमाइसिस में डेटा सेंटर लगाना था तो आपको ना बहुत सारी प्रीरिक्विजिट नॉलेज की नीड होती थी। लाइक आपको सबसे पहले IP एड्रेस आना चाहिए, IP एड्रेस की सबनेटिंग आनी चाहिए, सबनेटिंग निकालना आना चाहिए। बट आज के टाइम पे ये सारी नीड नहीं है। आपको नेटवर्किंग की नीड तो पड़ती है बट आपको सबनेटिंग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कैलकुलेटर्स आ चुके हैं। तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में एज AWS की प्रोफाइल पे ज्वाइन करते हो तो आपको साफ साफ ईमेल पे लिख के दिया जाएगा कि आपको एक VPC बनाना है, उस VPC का नाम ये रखना है और उस VPC के अंदर आपको इतने सबनेट्स बनाने हैं, हर सबनेट्स में कितनी IP चाहिए वो IP डिफाइन करके आपको ईमेल पे देंगे। साथ में आपको ये भी लिख के देंगे कि ये पर्टिकुलर सबनेट प्राइवेट होना चाहिए और ये पर्टिकुलर सबनेट पब्लिक होना चाहिए। समझ आ रही मेरी बात? तो मान लो अगर यस आप ईमेल पे आपको एक टास्क मिला कंपनी में
ठीक है, एक आपको वीपीसी क्रिएट करना है और वीपीसी का नेम आपको क्या रखना है, आर इंफ्रा, और वीपीसी का नेटवर्क आपको रखना है 10.0.0.0/16। अच्छा, आप में से कोई बताएगा मुझे प्राइवेट आईपी की रेंज क्या है और पब्लिक आईपी की रेंज क्या है? इतना तो देखो आइडिया होना चाहिए, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी की रेंज। पब्लिक आईपी मुझे प्राइवेट आईपी की रेंज बताओ, पब्लिक आईपी छोड़ो। प्राइवेट आईपी 10.31.0.0 से हैं? लेकर कहाँ पड़ा है? सर मुझे स्टार्टिंग पता है कि 10 से चालू होता है, नाम बताओ, बोल 192 कौन से रहा चालू होता है? नाम बताओ। है। विपुल। विपुल, बोलो आप। पब्लिक आईपी की स्टार्टिंग सर 10 से चालू होते हैं और 192 से चालू होते हैं, 192 168 0.0 से लेकर। चलो ठीक है, रुक जाओ, आप नेक्स्ट बताओ, प्राइवेट आईपी की रेंज बताओ। सर वो नहीं पता सर, सॉरी सर। नंबर लेक? नहीं पता सर मुझे। नहीं पता। पंकज? नहीं पता सर। आप लोगों को कितना कितना एक्सपीरियंस है? लेक आपको कितना एक्सपीरियंस है टोटल? नहीं, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर। कोई एक्सपीरियंस नहीं, फ्रेशर हो? जी जी बिल्कुल। विपुल? मुझे सर 1 year 2 months। टोटल? उज्जवल? हाँ सर। पब्लिक आईपी का तो जितना याद आ रहा है हमारा 10 to 9 ऐसे इतना तक पब्लिक आईपी होता है। देखो, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आना चाहिए, पता है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलो नहीं पता तो आप काम तो कर लोगे, बट कहीं ना कहीं फंस जाते हैं लोग। अगर आपको कोई सेटअप करना है एडब्ल्यूएस में पूरा डेटा सेंटर, और आपको पता ही नहीं प्राइवेट आईपी की रेंज क्या है, पब्लिक आईपी की रेंज क्या है, तो आप क्या सेटअप करोगे? देख, फिर वही है कि आप सिसऑप्स वाले बंदे बन सकते हो, बस सोल्यूशन आर्किटेक्ट आप नहीं बन पाओगे। सिसऑप्स बंदे का मतलब क्या होता है कि डेली बेसिस पे जो काम है वो करके दिखा दो, बट किसी को कंसल्टेंट नहीं दे सकते आप, किसी को गाइडलाइन नहीं दे सकते, कोई आप क्लाइंट को आप ये सजेस्ट नहीं कर सकते डेटा सेंटर कैसे लगाना। तो आईपी जो डिजाइनिंग है वो आईना कंपनी ने की थी, राइट? और उन्होंने जब आईपी की डिजाइनिंग की थी तो उन्होंने क्या बोला कि हम 3 आईपी की रेंज प्राइवेटली रखेंगे, बाकी सारी आईपी पब्लिक रखेंगे। 3 आईपी की रेंज उन्होंने प्राइवेट इसलिए रखी, सेल्फ टेस्टिंग के लिए और लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो 3 आईपी की जो रेंज होती है ना, वो रेंज ये होती है, देखो 3 आईपी की जो रेंज होती है 10.0.0.0 से स्टार्ट होती है और 10.255.255.255, ये क्लास ए की है। अब देखो क्लासेस नहीं बताऊंगा मैं, इसलिए कहा जाता है कि एटलीस्ट लाइफ में अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर बनने जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको सीसीएनए का भी कुछ पार्ट्स आना चाहिए, कुछ तो छोड़ो, लेकिन एटलीस्ट आईपी एड्रेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो आईना कंपनी ने क्या किया, क्लास ए में से एक रेंज उन्होंने निकाली 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255, और उन्होंने कहा कि क्लास ए में से ये जो रेंज है ये प्राइवेट है, ये जो रेंज है ये डेमो के लिए कोई भी यूज कर सकता, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा इसका। इसके अलावा जो रेंज है वो सारी पब्लिक है, वो सारी पेड है, वो सारी आईपी के पैसे लगेंगे। ऐसे इन्होंने क्लास बी से एक रेंज इन्होंने निकाल के हमें दी, जिसका रेंज है 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255, ये थी क्लास बी की। आईना ने बोला कि क्लास बी से भी हम एक रेंज निकाल रहे हैं, और ये रेंज भी आप अपने लोकल एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हो, कोई आपको कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आईपी एड्रेस की नीड क्यों पड़ी? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आईपी एड्रेस की नीड क्या है, क्या बोलोगे आंसर?
अगर किसी ने तो आपसे पूछा कि भाई आईपी एड्रेस की नीड क्यों हुई आईटी वर्ल्ड में, क्या बोलोगे आंसर? भाई ये कनेक्शन के लिए, क्या कनेक्शन करना है मुझे? इंटरनेट कनेक्शन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए आईपी एड्रेस की नीड पड़ी मुझे। to send the packet in perfect destination, source to परफेक्ट destination, we need a IP address. विपुल, इंफ्रा बिल्ड करने के लिए सर। इंफ्रा बिल्ड करने के आईपी एड्रेस की नीड पड़ी मेरे को। और सर Proper नेटवर्क पे definition किसी के पास कम्युनिकेशन नहीं। करने के लिए, क्या कम्युनिकेशन करूं? नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करने के लिए क्या कम्युनिकेशन करना है भाई? कम्युनिकेट क्या करना है? बातें करनी है, वर्ड करना है, शब्द करना है, डेटा करना है, क्या करना डेटा करना। डेटा कनेक्शन। है? ऐसे आंसर दोगे इंटरव्यू में? फिर तो हो चुका। आईपी एड्रेस की नीड वर्ल्ड में इसलिए हुई, आपका वर्ल्ड में सबसे पहले क्या आया? कंप्यूटर्स बने, राइट? जब दो कंप्यूटर्स बने, दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, आपने कम्युनिकेशन चैनल तो बिछा दिया, आपने वायर तो बिछा दिया, बट दोनों कनेक्ट कैसे हो? तो एक लॉजिकल एड्रेस लाया गया। तो लॉजिकल एड्रेस ही आईपी होती है। तो दो कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेस की खोज की गई। समझ आ रही बात यहाँ पे? भाई आपके दो कंप्यूटर हैं, दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कैसे होंगे? पहले फिजिकल तारें डाली गई, फिजिकल तार डालने के बाद अब क्या हुआ? कनेक्शन के कोई प्रोटोकॉल होने चाहिए, तो आईपी एड्रेस की लॉन्च हुआ फिर मार्केट में। तो आईपी एड्रेस का जो यूज होता है वो दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए होता है, और दो से ज्यादा भी आप कर रहे हो आज के टाइम पे। समझ में आई बात? यस। तो आईना ने क्या किया? आईना ने जो आईपी बनाया, उन्होंने आईपी की क्लासेस डिफाइन कर दी, क्लास ए बी सी डी ई। उन्होंने बोला क्लास ए बी सी नेटवर्किंग के लिए यूज होगा, और बाकी क्लास डी और सी अलग पर्पस के लिए उन्होंने रखा। तो इन्होंने बोला कि क्लास ए में से एक रेंज इन्होंने निकाली 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255। उन्होंने बोला ये आईपी की रेंज है, ये डेमो के लिए, कोई भी इसको अपने लोकल इन्वायरमेंट में यूज कर सकता है, कोई कॉस्ट हम इसका नहीं चार्ज करेंगे। ऐसे इन्होंने क्लास बी से एक रेंज निकाली 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255। उन्होंने बोला ये क्लास बी का है, ये भी आप अपने लोकल इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हो, इसका भी हम कोई आपसे कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ऐसे इन्होंने क्लास सी से भी एक रेंज निकाली 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 क्लास सी। तो इन्होंने क्लास सी से भी एक रेंज निकाली। तो कभी भी आप इंडस्ट्री में देखना, कोई भी कंपनी हो, अपने लोकल एनवायरनमेंट में लोकल सर्वर्स को कनेक्ट करने के लिए इन्हीं में से रेंज यूज करती है। कोई भी कंपनी पूरे वर्ल्ड में इसके बाहर आपको नहीं मिलेगा। अगर क्लास ए का यूज कर रहे हैं तो 10.0.0 से स्टार्ट होगा, 10.255.255.255 में आके खत्म हो जाएगी। इन्हीं के बीच का कोई एक रेंज हो रहा। 11 कभी नहीं मिलेगा, 9 कभी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, लोकल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है कि अगर मेरे एनवायरनमेंट में 11 चल रहा है या मेरे एनवायरनमेंट में 9 चल रहा है तो क्यों चल रहा है? तो अगर आपके लोकल एनवायरनमेंट में अगर 9 का सीरीज चल रहा है या फिर 11 का सीरीज चल रहा है, तो आप लोकल ही रह सकते हो। आप कभी पब्लिक नेटवर्क पे जाने की कोशिश करोगे तो आप नहीं जा सकते। समझ में आ रही है बातें? अगर आपकी कंपनी क्लास बी का यूज कर रही है तो 172.16 से स्टार्ट होगा, 172.31 में जाके खत्म हो जाएगी। आपको 172.17 नहीं मिलने वाला, 15 नहीं मिलने वाला, और 32 नहीं मिलने वाला। ऐसे क्लास सी का यूज करते तो 192 से स्टार्ट होगा, 168.0.0 से स्टार्ट होगा, 192, 168, 255, 255 में खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी आईपी हैं, सारी की सारी आईपी पब्लिक है, सारी की सारी आईपी पेड है, ध्यान रखना। तो आप अगर किसी कंपनी में
देखो ये बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप AWS में सिर्फ काम कर सकते हो, किसी को कंसल्टेंट नहीं कर सकते, एक अच्छा सोल्यूशन आर्किटेक्ट नहीं बन पाओगे, ध्यान रखना। तो एक अच्छा सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनना है तो पहले सीखने की नॉलेज ले लो। तो अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको कंपनी में साफ साफ ईमेल किया जाएगा कि आपको एक VPC बनाना है आर इंफ्रा नाम से, और आपको एक रेंज दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने रेंज दिया 10.0.0/16। अभी /16 क्या होता है सबनेटिंग में लोग पढ़ते हैं, ये आपका मास्क है। उसके बाद आपको ईमेल में बोला जाएगा कि मुझे एक सबनेट बनाना है, और उस सबनेट का नाम मुझे रखना है प्रॉड सबनेट, prod-subnet, और मुझे इसमें 255 IP चाहिए। ऐसे सेकंड सबनेट मुझे बनाना है जिसका नाम मुझे रखना है डेफ सबनेट, मुझे इसमें 200 IP चाहिए। थर्ड नंबर का मुझे सबनेट बनाना है टेस्ट नाम का, टेस्ट-सबनेट, और मुझे इसमें से 100 IP चाहिए। ऐसे आपको ईमेल किया जाएगा, और आपको बोला भी जाएगा कि आपका जो प्रॉड सबनेट है ये पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक एक्सेस होना चाहिए इसमें, और ये दोनों प्राइवेट एक्सेस होना चाहिए। क्या मीनिंग है पब्लिक एक्सेस और प्राइवेट एक्सेस? मतलब इस सबनेट में कोई भी ट्रैफिक बाहर से आने के लिए अलाउ करो, ये बोल रहा है, और बाकी के 2 सबनेट में बाहर से कोई ट्रैफिक नहीं आना चाहिए। ऐसा आपको टास्क दिया गया। साथ में आपको ये भी ऑर्डर दिया जाएगा कि इस सबनेट में 22 का पोर्ट या 80 का पोर्ट या 8080 का पोर्ट अलाउ करना है, इस सबनेट में सारे पोर्ट्स ब्लॉक करने हैं। ऐसे आपको दिया जाएगा, सारे पोर्ट्स आपको डिनाई करने हैं। समझ आ रही बात है? बस आपको इतनी चीजें मेल पे लिख के दी जाएंगी। इसके अलावा और भी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन अगर कंपनी वालों को आपसे करवाने हैं तो आपको सारी चीजें मेल पे लिख के दिया जाएगा। अब आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करना है, बात खत्म। अब कैसे कर रहे हो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको सबनेटिंग आती है नहीं आती है आपकी प्रॉब्लम है। आपके बॉस ने तो आपको ऑर्डर दे दिया, आती है तो खुद निकाल के कर लोगे, नहीं आती है तो नेटवर्किंग के बंदे को पकड़ो, पहले सबमिटिंग करवाओ, फिर इम्प्लीमेंट कराओ। बट आज के टाइम पे ऐसा है कि आपको अगर सबमिटिंग नहीं आती तो भी आप अपना काम करके तो निकल सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर्स आ चुके हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल पहले के जमाने में क्या होता था कि मान लो अगर आपकी कोई शॉप है और आपके शॉप से बहुत सारे लोग सामान खरीद के जा रहे हैं, और अब आपको कैलकुलेशन करना है तो आप क्या करते थे, पेन और आपके पास पेज होता था, और देन उसके बाद आप पर्टिकुलर सामान का प्राइस लिखते थे और प्लस माइनस करते थे। बट ये काम को करने के लिए भी आपको ना एटलीस्ट 8 या 9 तक के मैथ आना जरूरी है, वही कर सकते हैं। बट आज के टाइम पे अगर किसी ने पढ़ाई नहीं भी की है वो भी कर सकता है, किसके थ्रू? कैलकुलेटर के थ्रू। आपको सिर्फ उसको कैलकुलेटर ऑपरेट करना सिखाना है बस। तो सेम है कि अगर आपको सबमिटिंग नहीं भी आती कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। तो ऑनलाइन में आपको कैलकुलेटर मिल जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर का ही यूज करूंगा। मैं मैनुअल सबमिटिंग निकालना नहीं बताऊंगा क्योंकि वो चीज़ आपको नेट CCNA में बताई जाती है। अगर आपको मैनुअल सबमिटिंग निकालना आता है तो एक इनहेंस नॉलेज है जो आपको बेनिफिट करता है, बट काम निकालने के लिए तो आपको हो ही जाएगा। ये कैलकुलेटर का यूज करो, VLSM कैलकुलेटर। तो मेरे को यहाँ पर कंपनी वालों ने जो भी मुझे दिया है, मैं यहाँ पे मेजर नेटवर्क यहाँ पे टाइप करूंगा और मैं बताऊंगा कि मुझे कितने सबनेटिंग चाहिए। तो उन्होंने मेरे को 3 सबनेट निकालने के लिए बोला, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा और चेंज में क्लिक किया। और देन उसके बाद मुझे उन्होंने बोला है कि पहले सबनेट में मुझे 255 IP चाहिए, तो यहाँ पे मैंने अपनी डिमांड लिखी। सेकंड में 200 IP चाहिए, थर्ड में मुझे 100 IP चाहिए। तो आप अपनी डिमांड यहाँ पे लिखो, देन उसके बाद सबमिट में क्लिक करो। तो ये देखो आपको सबमिटिंग निकाल के दिया इसमें। कह रहे क्लास A में से 10.0.0/23 ये सबमिट मास्क है इसका। नेक्स्ट आपको जो निकाल के दिया 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24। साथ में आपको ये भी बता रहा है इसकी मास्किंग क्या है, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, असाइन रेंज क्या है। असाइन रेंज का मतलब होता है कि आपको इतनी IP तो मिली है, बट स्टार्टिंग की और लास्ट IP आप यूज नहीं कर सकते। आप जो वैलिड IP रेंज है वो ये वैलिड IP रेंज है, इसकी वैलिड IP रेंज ये।
तो यही चीज आप मैनुअल भी कर सकते थे, बट हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ये चीज निकाला। क्लियर है यहाँ तक? यस कंफर्म सर, करो। यस सर। यस यस सही। सर। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। नहीं सर। तो समझ लो कि मेरे को ये टास्क आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, एडब्ल्यूएस के कंसोल में जाऊंगा, और मुझे साथ में ना एक और मैसेज वो लोग देते हैं कि मुझे रीजन भी बताते हैं कि ये पर्टिकुलर रीजन में आपको सेटअप करना है, ठीक है। तो जो भी रीजन उन्होंने बताया मैं उस रीजन में मूव कर जाऊंगा। रीजन मूवमेंट आप यहाँ से कर सकते हो, ये तो आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैलिफोर्निया में सेटअप लगा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, कैलिफोर्निया पे गया। अब आई थिंक मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया कि रीजन की सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। अगर राइट। मेरे कस्टमर यस। यूएस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यूएस में कैलिफोर्निया स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कि मैं अपने क्लाइंट के लिए जो डेटा सेंटर लगाऊंगा कैलिफोर्निया पे लगाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास यस। ऑर्डर आया इंडियन गवर्नमेंट से, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अगर मुझे कोई सेटअप लगाने के लिए दिया, तो आप समझ लो कि उनके जो कस्टमर है, जो यूजर्स है, वो इंडिया में ही है। तो उस टाइम पर फिर या तो मैं AWS के मुंबई रीजन में सेटअप लगाऊंगा या फिर हैदराबाद में, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा हो ना हो कि आपके क्लाइंट्स लंदन में एग्जिस्ट करते हैं और आपने सेटअप सिंगापुर में लगाया, बहुत गलत है, फिर लेटेंसी बहुत हाई आएगा। तो मैंने क्या किया, कैलिफोर्निया रीजन को सिलेक्शन किया, और देन उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो VPC। ये देखो VPC। आप सर्च नहीं भी करना चाहते हो तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। सर्विसेज में जाओगे, ये रहा VPC। तो आपने VPC में क्लिक करना है। अब मैंने VPC में जब क्लिक किया तो यहाँ पे देखो VPC है, और एक डिफॉल्ट VPC ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था थ्योरी में कि AWS क्या करता है, सबके अकाउंट में हर एक रीजन में एक डिफॉल्ट VPC बना कर देता है। और ये डिफॉल्ट VPC का रेंज देखो क्या, 172.31.0.0/16। बट कभी भी कोई कंपनी डिफॉल्ट VPC के अंदर अपने डिप्लॉयमेंट नहीं करती है, वो लोग क्या करते हैं, कस्टम VPC बनाते हैं। कस्टम VPC मतलब खुद का VPC। कुछ बोल रहा है कोई? नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट VPC में क्लिक करूंगा। तो अब देखो यहाँ पे कह रहा है VPC सेटिंग में VPC, यहाँ पे आप VPC का नाम दोगे। मैंने बोला R Infra, मैंने अपने VPC का नाम दिया। अब जरा हम अपने आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग नहीं रखोगे। कंपनी क्या करती है, VPC का नाम उसके पास जो प्रोजेक्ट आता है, जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है, उस क्लाइंट के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे VPC का नाम रखा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नाम क्या दिया, R Infra। अब यहाँ पे बोल रहा है कि IPv4 CADR ब्लॉक, आप मैनुअल देना चाहते हो या फिर AWS से ही लेना चाहते हो, दोनों ऑप्शन यहाँ पे। मैंने बोला नहीं, मुझे यहाँ पे मैनुअल देना है। मैंने दिया 10.0.0.0/16। राइट। आप ये IPv6 यूज करके भी सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो टेनेंसी आ रहा है, टेनेंसी और डेडिकेटेड, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। टेनेंसी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये AWS का डेटा सेंटर है, ठीक है। अब AWS के डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे रैक, ये डेडिकेटेड रैक को ही टेनेंसी बोला जाता है। तो दो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, एक डिफॉल्ट और एक डेडिकेटेड। अगर आप डेडिकेटेड का सिलेक्शन करते हो तो आपको एक रैक डेडिकेटेड मिल जाएगा, आप उसी के अंदर सेटअप करोगे, उसके अंदर आप कोई और कस्टमर नहीं आने वाला, आपका ही सब कुछ सेटअप है वर्चुअल। लेकिन आपने डिफॉल्ट लिया तो उस केस में ऐसा होता है कि ये जो हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर में आपके अलावा और भी लोग बैठे हुए हैं। जैसे कि इसके अंदर आपने अपना इतना बाउंड्री ले लिया कि आपकी VPC ऐसे दूसरे की VPC भी है, तो शेयर्ड हार्डवेयर है। तो डेडिकेटेड में कॉस्ट बहुत ज्यादा चला जाता है। जब कंपनी को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है तो वहां पे डेडिकेटेड उन लोग सेलेक्ट करते हैं, बाकी ज्यादातर लोग डिफॉल्ट यूज करके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट रखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप टैग दे सकते हो। तो टैग इसने बाय डिफॉल्ट अपने आप पिकअप कर लिया, जो मैंने यहाँ पे नाम दिया, नाम के अकॉर्डिंग उसने टैग को पिक कर लिया, और देन उसके बाद आपने क्रिएट करना है। तो जैसे ही आपने क्रिएट किया आपका VPC बन गया। तो अगर यहाँ पे मैं डायग्राम में आऊँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अभी मैंने ये VPC तैयार कर दिया।
वीपीसी कुछ भी नहीं है, एक वर्चुअल बाउंड्री है बस, और आपने इसका एक नेटवर्क दे दिया। ये लो वर्चुअल बाउंड्री। जैसे आप कभी प्लॉट अगर कहीं पे खरीदो तो आप क्या करते हो, एक बाउंड्री आप कर देते हो कि आपका इतना एरिया हो गया, तो आपने क्या किया, एक वर्चुअल बाउंड्री आपने ले लिया बस। ठीक है, अब उसके अंदर आप सबनेटिंग करोगे, उसके अंदर आप नेटवर्किंग करोगे। तो यहाँ पर भी अभी मैं नंबर ऑफ सबनेट लेके नहीं चलूंगा, यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं 2 सबनेट यूज करूंगा। तो मैं कैलकुलेटर पे आता हूँ, मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे 2 ही सबनेट चाहिए अभी, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, और मैंने बोला कि एक में मुझे 254 आईपी चाहिए और सेकंड में भी मुझे 254 आईपी चाहिए, और यहाँ पे सबमिट में मैंने क्लिक किया। तो ये देखो, इसने मुझे सबमिटिंग निकाल कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबमिट में क्लिक करूंगा और क्रिएट सबनेट। तो जब मैं सबमिट क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि आपको सबमिट कौन सी वीपीसी में बनाना है। तो एक तो डिफॉल्ट वीपीसी आ रहा है, एक मैंने जो वीपीसी बनाया आर इंफ्रा, तो मैंने बोला कि मुझे आर इंफ्रा वीपीसी के अंदर बनाना है। तो ये आपसे बता रहा है कि आपके जो वीपीसी का जो रेंज है वो ये है। अब यहाँ पे आप अपना सबनेट का नाम दो, तो मैंने एक सबनेट का नाम यहाँ पे दिया वेब सबनेट, ठीक है, और एक सबनेट का नाम मैं डीबी सबनेट लेकर चलूंगा। अब आपसे कह रहा है कि जो आप सबनेट बना रहे हो उसको कौन सी जोन में आपको क्रिएट करना है। तो कह रहा है जोन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। कैलिफोर्निया के अंदर 2 जोन है, यूएस वेस्ट 1A और एक यूएस वेस्ट 1C, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ए के अंदर क्रिएट कर दिया। अब कभी भी देखो, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन इंटरव्यू का निकल के आता है कि जब भी आप सबनेट क्रिएट करो, तो मान लो आपको 2 सबनेट बनाना है, तो हमेशा अपने सबनेट्स को अलग अलग जोन में रखना। जैसे मैंने ये वाले सबनेट को यूएस वेस्ट 1A के अंदर रखा है, तो सेकंड वाले को कहते हैं बी के अंदर रखना। सेकंड वाला सबनेट भी सेम जोन के अंदर मत रखना, क्योंकि सेम जोन का मतलब होता है एक बिल्डिंग, एक कैंपस। अगर वो बिल्डिंग क्रैश हो गया तो आपके सारे खत्म हो जाएंगे। तो कहते हैं कि हाई एबिलिटी के लिए आप क्या करो, एक सबनेट को एक जोन 1 के अंदर रखो, तो एक को बी के अंदर रखो। एक बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो इंडस्ट्री में होता है। अब यहाँ पे आपको रेंज देना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, कैलकुलेटर के थ्रू मैंने सबनेटिंग निकाला है। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो मैं ये रेंज यहाँ पे दूंगा 10.0.0./24। मैंने क्या किया 10.0.0/24, ठीक है। और हैशटैग इसमें ऑलरेडी ले लिया, तो यहाँ पे मुझे कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ऐड न्यू सबनेट, तो एक और न्यू सबनेट ऐड कर रहा हूँ। इस सबनेट का नाम मैंने रखा DB-सबनेट। इसमें मैंने बोला सेकंड जोन में, और इसका जो रेंज है 10.0.1.0/24। एक बार कंफर्म करते हैं, ये रहा, ठीक है। और मैंने क्रिएट किया, तो ये मेरे दोनों सबनेट बन गए। तो अगर मैं डायग्राम में चलूं, तो डायग्राम में मैंने क्या किया, 2 सबनेट्स अपने बनाए। ठीक है, एक मेरा है DB सबनेट और एक है मेरा वेब सबनेट। मेरे वेब सबनेट का जो रेंज है मैंने क्या रखा है 10.0.0.0/24, और DB सबनेट का जो रेंज है वो क्या है 10.0.1.0/24, ठीक है। अब यहाँ पर एक और आपको ध्यान रखना होता है कि जो आप सबनेट का जो रेंज दे रहे हो वो इसका ही सब नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। कोई और रेंज आप यूज नहीं कर सकते।
तो मैंने दोनों सबनेट बना दिया। अब मैं जब भी कोई एक नया इंस्टेंस डिप्लॉय करूंगा तो मैं अपना खुद का नेटवर्क सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब तो अगर मैं यहाँ पर कोई इंस्टेंस डिप्लॉय करने जाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे EC2 पे गया और इंस्टेंस रनिंग, अब यहाँ पर कोई भी इंस्टेंस रनिंग नहीं है। मैंने यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक किया, इंस्टेंस का नाम दिया मैंने, एक इंस्टेंस का नाम मैंने वेब हाइफन सर्वर, इस पे IOC इमेज वाली यूज कर लेते हैं। इंस्टेंस टाइप फ्री टियर का यूज करते हैं। की पेयर आपका इंपॉर्टेंट है, तो मैंने की पेयर यहाँ पर क्लिक किया और मैंने बोला वेब सर्वर की। आप ये तो कुछ भी दे सकते हो, तो आपको आइडिया ही है। और मैंने .ppk सिलेक्शन किया और क्रिएट। अब यहाँ पे देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें समझना इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ये है नेटवर्क सेटिंग। तो एडिट में यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, डिफॉल्ट VPC को सेलेक्ट करके रखा है। मैंने बोला कि मेरे पास खुद का नेटवर्क है, मैं डिफॉल्ट VPC में नहीं जाने वाला, और मैंने क्या किया, R-Infra VPC सेलेक्ट किया। तो R-Infra VPC के अंदर आपसे बता रहा है कि 2 सबनेट्स आपने बनाए हैं, एक वेब और DB। मैंने बोला वेब सबनेट के अंदर मुझे लॉन्च करना है। देन उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, ऑटो असाइन पब्लिक IP। तो आप जो इंस्टेंस बना रहे हो उसको पब्लिक IP देना है या नहीं देना है। अब पब्लिक IP क्यों देना है और क्यों नहीं देना है ये भी बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल करके चलता हूँ, ठीक है। और ये कुछ फायरवॉल की सेटिंग है, अभी बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर फायरवॉल के सेक्शन में आपको आना है और SSH की जगह आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑल ट्रैफिक करना है। बस इतना ध्यान रखना अभी के लिए, बाद में समझाऊंगा, फायरवॉल को डेडिकेट अलग से पढ़ाऊंगा तब। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना और लॉन्च इंस्टेंस में आपको क्लिक करना है। और ये आपका एक इंस्टेंस बना, बट ये इंस्टेंस कहाँ पे बना, आपके VPC के अंदर। तो अगर हम लोग इस इंस्टेंस के डिस्क्रिप्शन को देखें तो एक इस इंस्टेंस को देखो, एक प्राइवेट IP मिली है और एक पब्लिक IP मिली है। प्राइवेट IP किस रेंज की मिली है, जिस सबनेट के अंदर आपने बनाया उसी रेंज की प्राइवेट IP मिली है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इंस्टेंस बनाया और इस इंस्टेंस की अगर मैं प्राइवेट IP देखूं तो क्या है इसकी प्राइवेट IP, ये रही। साथ में इसको एक पब्लिक IP भी मिली है। और अगर मैं पब्लिक IP देखूं तो ये पब्लिक IP है 54.177.239.17, ठीक है। ये इसको पब्लिक IP क्यों मिली और प्राइवेट IP क्यों मिली, क्योंकि इस सर्वर को मैं एज अ वेब सर्विस बनाना चाहता हूं। और आप सबको पता है कि अगर कोई भी चीज वेब सर्विस है तो इंटरनेट से यूजर्स आएंगे। तो इंटरनेट से अगर कोई यूजर्स मेरे इन्वायरमेंट में आएगा तो मेरा इन्वायरमेंट जो है वो प्राइवेट नेटवर्क को यूज करके मैंने बनाया है। और आप सबको पता है कि प्राइवेट नेटवर्क कभी भी इंटरनेट से एक्सेसिबल नहीं होता है। तो मेरे यूजर्स कैसे आएंगे, तो मैंने क्या किया, इसको एक पब्लिक IP भी दिया। तो मैंने बोला कि मेरे यूजर्स पब्लिक IP को हिट करेंगे और पब्लिक IP ट्रांसलेट होगी प्राइवेट IP पे, और उनकी रिक्वेस्ट जो भी थी उनको एक्सेस हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको क्या किया, एक पब्लिक IP भी असाइन किया। तो आपने क्या किया, VPC के अंदर एक इंस्टेंस बनाया, उसको आपने पब्लिक IP असाइन तो कर दिया, बट आपने अभी तक कोई गेट डिफाइन नहीं किया इंटरनेट से यूजर्स को आने के लिए। फॉर एग्जांपल ये इंटरनेट है, ठीक है, ये इंटरनेट है और ये मेरे कस्टमर्स हैं, ये मेरे यूजर्स हैं। अब मेरे यूजर्स इस सर्वर के अंदर वेब सर्विस चल रही है, इसको एक्सेस कैसे करेंगे। मान लो आपने इसको पब्लिक IP असाइन कर दिया, आपने बोला पब्लिक IP को हिट करो, लेकिन पब्लिक IP को हिट तो करेंगे बट कोई गेट आपके इन्वायरमेंट में नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस का कैंपस है, ठीक है, आपके ऑफिस का कैंपस है और आपके ऑफिस में आपको बोला गया कि आप सब लोग बाहर जा सकते हो, बट अभी तक गेट ही नहीं है, तो आप बाहर जा पाओगे क्या, नहीं जा पाओगे। या फिर आपका गेट बंद है, तो गेट तो चाहिए आपको, कौन से गेट से बाहर निकलना है। तो सेम वही है, आपने अपने इंस्टेंस को, इंटरनल इंस्टेंस को आपने पब्लिक IP असाइन तो किया, बट आपने अभी तक कोई भी गेट डिफाइन नहीं किया, वो ट्रैफिक जाएगी कहाँ से। तो यहाँ पर गेट तो नहीं बोला जाता, यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है इंटरनेट गेटवे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक इंटरनेट गेटवे AWS से लेना होगा और अपनी VPC के साथ अटैच करना होगा। तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं IGW, ठीक है।
तो मैं AWS से क्या करूंगा, एक IGW क्रिएट करूंगा, और IGW को क्रिएट करने के बाद उसको मैं अपनी VPC से अटैच भी करूंगा, और ये IGW कनेक्ट होता है इंटरनेट से। तो कोई भी कस्टमर अगर बाहर से आएगा तो IGW से होके अंदर आएगा, लेकिन आपने अपने कैंपस के अंदर गेट तो लगा दिया, बट जिसको बाहर जाना है उसको आपने पाथ नहीं बताया अभी। फॉर एग्जाम्पल, आपके कैंपस के अंदर 4-5 गेट है, ठीक है, आपने सारे गेट लगा दिए, सारे गेट ओपन कर दिए, लेकिन अंदर के इंसान को अगर बाहर जाना है तो उसको आपको पाथ भी तो बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर गेट से आप बाहर निकलोगे, इस पर्टिकुलर गेट से बाहर निकलोगे तो ही आप बाहर जा पाओगे, क्योंकि सारे गेट में सिक्योरिटी चेक हो रहे हैं, आपको सिर्फ इस गेट से बाहर जाने के लिए अलाउ किया गया। तो सेम वैसे ही होता है कि आपने यहाँ पे गेट तो लगा दिया, बट आपको पाथ भी डिफाइन करना पड़ेगा, और पाथ डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट टेबल। क्या करना पड़ेगा? हो गए क्या? नहीं सर, रूट टेबल सेट करना होगा। राउट क्या करना होगा? राउट टेबल। अभी काम किया इससे पहले राउट टेबल में? राउटर सुना है पहले? हाँ सर। यस क्या यस करता सर, है राउटर सुना। राउटर क्या करता है? ट्रैफिक राउट करता है, ठीक है, सोर्स तो मुझे टू क्या, डेस्टिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक राउटर भी लेना पड़ेगा, और राउटर के अंदर मुझे रूट डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आप अपनी कंपनी में क्या करते थे, ऑन प्रेमाइसिस में क्या करते थे, ऑन प्रेमाइसिस में हम लोग राउटर, मार्केट से राउटर खरीदते थे। सिस्को का हमने राउटर खरीदा, और राउटर को पावर केबल लगाया, राउटर को IP दिया, और देन उसके बाद जब राउटर ऑन हो जाता है तो हम लोग अपने पर्सनल लैपटॉप से बैठ के राउटर का कंसोल लेते हैं, और देन उसके बाद राउटिंग डिफाइन करते हैं। यही करते हैं ना? तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि आपको, आप यहाँ पे रूट टेबल लोगे, तो रूट टेबल मीन्स राउटर, और रूट टेबल जब आप लोगे तो आपको, आपसे पूछेगा रूट टेबल का नाम आपको क्या रखना है। तो मैंने रूट टेबल का नाम रखा, मान लो web-rt, आप नाम तो कुछ भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ऐसा नाम रखो जिससे कि किस पर्पस के लिए आप कर रहे हो उससे रिलेट होता रहे। तो मैंने यहाँ पे नाम क्या रखा, web-rt। अब मैं अपने रूट टेबल में ये चीज डिफाइन करूंगा कि सोर्स क्या है। तो सोर्स में मैंने बोला ये सोर्स है, ये पूरा नेटवर्क सोर्स रहेगा। और डेस्टिनेशन क्या है, मैंने बोला डेस्टिनेशन इंटरनेट है। तो रूट टेबल में आप इस तरीके से रूट डिफाइन करते हो। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, मैंने बोला मेरा ये नेटवर्क है 10.0.0/24। इसको कहाँ जाना है, इंटरनेट में। कोई बताएगा मुझे इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड एड्रेस बताएगा, कौन बताएगा? 0.0.0.0 4 टाइम्स 0। ये किसका, IPv4 का है, 6 का है? अब 4 का है। 4 का है। तो मैंने क्या बोला कि सोर्स ये रहेगा। सोर्स में मैंने क्या दिया, अपना पूरा सबनेट दिया। डेस्टिनेशन में मैंने क्या दिया, इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड एड्रेस। बट मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से गेट से बाहर निकलेगा। मैंने बोला IGW, बात खत्म। तो ये राउटर में आपने क्या बोला, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये। डेस्टिनेशन इंटरनेट है, बट गेट ये है। डेस्टिनेशन क्या होगा मेरा, इंटरनेट है। समझ आ रही बात? यहाँ पे डेस्टिनेशन मेरा ये है, गेट मेरा ये। तो अभी मैंने जो इंस्टेंस बनाया है, अगर मैं उस इंस्टेंस को पिंग करूं तो मेरे को कोई पिंग नहीं आने वाला। अब एक चीज और बता देता हूं, आपने यहाँ पर जो इंस्टेंस बनाया, इस इंस्टेंस के ऊपर एक फायरवॉल भी है, पता है? यहाँ पर एक फायरवॉल भी है। उस फायरवॉल को हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। और आपने जो सबनेट बनाया, सबनेट के ऊपर भी एक फायरवॉल है। ये सबनेट के ऊपर भी एक फायरवॉल है, ACL। तो अभी जो सबनेट के ऊपर जो फायरवॉल ACL होगा, अभी आपको कोई रिस्ट्रिक्शन रूल यहाँ पे कोई भी नहीं लगा हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे ट्रैफिक अलाउ होते हैं। आपको अगर ओवरराइड करना है तो आप कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी में। बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप दिमाग में भी इतना रखो कि ACL, आपका सबनेट के ऊपर भी एक फायरवॉल लगा हुआ है जिसका नाम है ACL, और आपके इंस्टेंस के ऊपर भी एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम है, फायरवॉल लगा हुआ है जिसका नाम है सिक्योरिटी ग्रुप। तो अभी के लिए इतना समझो कि ना तो आपको ACL डिस्टर्ब कर रहा है, ना ही आपको सिक्योरिटी ग्रुप डिस्टर्ब कर रहा है। दोनों फायरवॉल में रूल्स अलाउ हैं, ऑल ट्रैफिक के लिए और सोर्स के लिए। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं पे कोई प्रोटोकॉल ब्लॉक तो नहीं हो रहा है। अगर कोई प्रोटोकॉल ब्लॉक हो रहा हो तो मैं इसको अलाउ करता हूँ।
तो ये मैं सिक्योरिटी ग्रुप के सेक्शन में गया और ये रहा मेरा सिक्योरिटी ग्रुप जो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में अटैच है, और एडिट इनबाउंड में गया और यहाँ पर जाके देखता हूँ तो ऑल ट्रैफिक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परफेक्ट है यहाँ पर। तो मैंने अपने इंस्टेंस पे गया और मैंने यहाँ से ये इंस्टेंस की पब्लिक आईपी मैंने कॉपी की और मैं एक बार इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसको एक्सेस आप कैसे करोगे? अब एक्सेस मैं अपने लैपटॉप से कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरा लैपटॉप है, तो डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप में विंडोज है या लिनक्स है। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी आपको जो लैपटॉप असाइन करती है उसमें उबंटू डाल के देती है। तो अगर कंपनी ने आपको उबंटू डाल के दिया तो फिर आपको ना SSH कमांड यूज करना पड़ेगा, SSH-i और की का नाम। तो मैंने की का नाम क्या दिया था? AWS सर्वर की। लेकिन एक आपको ध्यान रखना होगा कि की का एक्सटेंशन .pam होना चाहिए। तो आप अगर की का एक्सटेंशन .ppk है तो SSH में काम नहीं करेगा, PAM होना चाहिए। तो अब आपने देखा था कि मैंने जब ये इंस्टेंस क्रिएट कर रहा था तो मैंने PPK लिया है, ठीक है। अगर आपको कभी भी लिनक्स इन्वायरमेंट से SSH करना है जो AWS में मशीन है, तो आप कमांड क्या यूज करोगे? SSH- की का नाम बट की का एक्सटेंशन .pam होना चाहिए, और देन उसके बाद EC2। मैं एक लाइन में पूरी कमांड टाइप करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। SSH- AWS सर्वर की एक्सटेंशन क्या? .pam, और यूजर नेम EC2-user@public IP, ठीक है। EC2-user क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि ये जो आपने इंस्टेंस डिप्लॉय किया है, इस इंस्टेंस के अंदर जो आपने इमेज यूज की है वो किसकी है? अमेजोन की है। तो अमेजोन कंपनी ने जो इमेज अपलोड किया था AWS के कंसोल के अंदर, तो इमेज को अपलोड करने से पहले उन्होंने जो यूजर नेम उसके अंदर फिट किया है वो EC2-user है। ध्यान रखना। समझ आया ये टर्म? क्या बोला मैंने? यस सर। क्या बोला? समझाना एक बार बोल के। अमेजोन ने जो ये लिनक्स को डेवलप किया, जो इमेज को डेवलप किया, उसका अंदर बाय डिफॉल्ट एक EC2 यूजर बना दिया। किसने बनाया? अमेजोन का जो मतलब जो डेवलपर ने उसी इमेज को बनाया है। बिल्कुल ठीक है, चलो सबको समझ है ना? ठीक है। यस सर। तो इसीलिए EC2-user। अब देखो कंपनी में ना आपको इंटरव्यू में फंसा देते हैं, जरूरी है कि सारी इमेज का नाम EC2-user का नहीं, डिपेंड करता है वेंडर स्पेसिफिक। कल को अगर मैं अपनी कस्टम इमेज बनाता हूँ, मैंने अपनी कस्टम इमेज में यूजर नेम डाल दिया टेक्निकल क्लाउड नॉलेज, और मैंने उसको AWS में अपलोड कर दिया, तो अगर उस इमेज को कोई यूज करके अपना इंस्टेंस डिप्लॉय करता है तो जब वो लॉग इन करेगा तो यूजर नेम क्या डालेगा? टेक्निकल क्लाउड नॉलेज। तो ये कस्टमर वेंडर स्पेसिफिक है, वेंडर टू वेंडर डिपेंड करता है कि भाई अब ये कैसे पता लगेगा कि इमेज को देख के कैसे पता लगेगा कि इस इमेज में यूजर नेम ये है? तो आप कभी भी किसी भी इमेज के डिस्क्रिप्शन को पढ़ना, तो वहां पे लिखा होता है कि इसका यूजर नेम ये है। तो जब भी आप इंस्टेंस को डिप्लॉय करते हो तो जो इमेज आप सेलेक्ट करते हो उस इमेज का एक बार डिस्क्रिप्शन रीड करके देखना, उसमें साफ साफ लिखा होता है। तो बहुत बार ना लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे पता चलेगा? इमेज तो बहुत सारे वेंडर्स के हैं और पब्लिक इमेजेस भी पड़ी हुई हैं और स्पेसिफिक लोग भी अपनी इमेजेस बना के अपलोड करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि इस इमेज को लॉग इन करने के लिए पर्टिकुलर यूजर नेम है? तो आपको क्या आंसर देना है? जो भी इमेज आप डिप्लॉय कर रहे हो उस इमेज का एक बार डिस्क्रिप्शन को रीड कर लो, तो आपको पता लग जाएगा उसमें लिखा होता है ना। जैसे कि आप मार्केट से कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसकी एक मैनुअल बुक आता है कि भाई वो ऑपरेट कैसे होगा, आपको नहीं आता तब भी। क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। बस एक ही लोग को क्लियर है? नहीं, यस Yes, sir. सर, क्लियर। ठीक है। और अगर आपका लैपटॉप अगर विंडोज है तो फिर आप क्या यूज कर सकते हो? पुट्टी यूज कर सकते हो। पुट्टी सबसे बेस्ट होता है। पुट्टी के अलावा भी बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आते हैं जो लोग यूज करते हैं, लाइक मोवाइस्ट्रम वगैरह, बहुत सारे ओपन SSH। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? पुट्टी यूज करूंगा, क्योंकि पुट्टी बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, बहुत छोटी सी। तो पुट्टी आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। पुट्टी डाउनलोड करना बहुत इजी है, आप गूगल में आना, पुट्टी डाउनलोड में क्लिक करें और ये देखो डाउनलोड पुट्टी।
यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लो। देन डाउनलोड होने के बाद आपको डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल करना। और ये तो आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपनी लाइफ में इंस्टॉल किए होंगे, VLC, बहुत सारी चीज, तो ये वैसे ही है, डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है और कुछ नहीं है। मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये रिमूव और रिपेयर के लिए बोल रहा है, और आई थिंक उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे अपने से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पुट्टी ओपन किया, और अब ये ऐसा आपको डैशबोर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे आपको EC2-यूजर लिखना है और @ और उस इंस्टेंस की पब्लिक IP। तो ये पब्लिक IP मैंने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट किया। अब यहाँ पर पता है एक क्वेश्चन और इंटरव्यू में निकल के आता है कि ठीक है भाई, क्या हम इस प्राइवेट IP से पुट्टी कर सकते हैं? हाँ जी सर, मैं आप लोग से नहीं, पूछ नहीं कर नहीं कर सकते। सकते? कौन नहीं बोल कर, रहा है? उज्जवल। उज्जवल। पंकज कर सकते हैं? नहीं सर, आज तक तो नहीं किया हूँ, पता कर नहीं। आज तक सकते हैं नहीं किया सर। है? नहीं सर। कौन बोल रहा है कर सकते हैं? विपुल सर। विपुल बोल रहा है कर सकते हैं। लेक कर सकते हैं? यस सर, नहीं कर कर सकते। सकते। मुझे एज पर बेसिक नॉलेज पता है कि कर सकते हैं सर। और अजूर में एक सर्विस है वहाँ पे, बेस्टन सर्विस करके, उस सर्विस का यूज करके कर हम सकते हैं। लेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? आ, नहीं कर सकते? कंफर्म है? पता गूगल करके नहीं। बताओगे क्या? पब्लिक IP से जाएंगे ना अंदर। नहीं, पब्लिक IP से जाएंगे तो मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन मैंने इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हमें पब्लिक IP से नहीं जाना, हमें इंस्टेंस की प्राइवेट IP से ही SSH करना है, पुट्टी करना है। कर सकते कि नहीं कर सकते? बस आंसर आपको ही देना, हाँ या ना। और अगर नहीं, कर नहीं कर सकते हैं तो सकते। क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसे तो कर सकता है सर, प्राइवेट कर IP से। सकते अगर हैं। हमारा इन्वायरमेंट में कोई जाम पोस्ट रहेगा उसका थ्रू कर सकते हैं। जंप होस्ट रहेगा तो कर सकते हैं। हाँ, जाम पोस्ट का अगर पब्लिक IP से हम SSH कर लूंगा, उसके तो बाद जंप, अगर जंप होस्ट होता भी है तो जंप होस्ट का मतलब क्या होता है कि आप पहले जंप करके उस सर्वर पे जाओगे, उस सर्वर से हाँ, कर सकते हो। डायरेक्ट करना है मुझे, हाँ मेरे डायरेक्ट तो पास आई थिंक नहीं नो। कर सकते। नहीं, नहीं सर, ये तो विपुल कर, डबल। विपुल आपका आंसर था कर सकते हैं, तो अगर कर सकते हैं तो एक्सप्लेन करो लेक, पंकज और उज्जवल को कैसे कर सकते एक तो अमेजोन सर्विस प्रोवाइड करता होगा जो हम सर्वर को प्राइवेट आईपी से कनेक्ट कर सके। और हैं। दूसरा वे ये है कि हम एसएसएच कनेक्शन इस्टेब्लिश करके दूसरे सर्वर पे प्राइवेट आईपी से कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके विदेश। पास अगर आपके पास VPN सेटअप है तो आप कर सकते हैं। अगर आपने AWS में VPN इंप्लीमेंट कर रखा है तो आपको किसी भी इंस्टेंस में जाने के लिए पब्लिक IP की जरूरत नहीं, आप प्राइवेट IP से भी जा सकते हो। समझ आई बात है यहाँ पे? यस सर। तो कभी भी कोई इंटरव्यूअर कहीं Yes. पे भी कोई भी पूछे, देखो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि सिर्फ इंटरव्यू का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अगर आप एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? ओके सर। कर सकते हैं, बट आपको VPN सर्विस VPN। इंप्लीमेंट करनी है। अब एक क्वेश्चन एक और निकल के आता है कि हमारे पास VPN सर्विस भी नहीं है, फिर भी हमें करना है, तब कर सकते हैं? एसएसएच के थ्रू। नहीं सिस्को कर सकता। प्रोटोकॉल है वो। हाँ। हाँ सर, मतलब जो हमारी की रहती है वो एक एक सर्वर हमारा पब्लिक आईपी फेसिंग रहेगा, बाकी जो सर्वर्स रहेंगे वो प्राइवेट आईपी में प्राइवेट। रहेंगे। हाँ, तो हम जो एसएसएच की जनरेट करते हैं एडब्ल्यूएस से, वो एसएसएच की हम जो प्राइवेट आईपी पे सर्वर से उनमें डिप्लॉय करके एसएसएच कनेक्शन से जो पब्लिक सर्वर रहेगा हमारा, उससे प्राइवेट सर्वर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्या बोला, समझ में ही नहीं आया, फिर से बोलो। सर जैसे हमारा एक सर्वर है जो पब्लिक हाँ, फेसिंग है, ओके, बाकी सर्वर हमारे प्राइवेट आईपी में है। प्राइवेट IP तो में फिर। हाँ, तो हम जब सर्वर को कनेक्ट करते हैं तो हम की जनरेट करते हैं, हम्म। पेम फाइल। तो वो हम्म। पेम फाइल हम प्राइवेट प्राइवेट सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। तो ये प्राइवेट की का फंड की अभी नहीं आ रहा, की तो ऑथेंटिकेशन है ना।
हाँ अभी सर। तो बात आ रही है एक्सेस की तो ऑथेंटिकेशन है, तो जब आपको एक्सेस मिलेगा तब ऑथेंटिकेट करने के लिए आप की का यूज करोगे ना। अभी क्वेश्चन ये है कि मैं अपने लैपटॉप से बैठ के पब्लिक आईपी के थ्रू इंस्टेंस के अंदर लैंड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। यस मैं यस प्राइवेट आईपी के थ्रू ही करना चाहता हूँ, तो मैंने वीपीएन सेटअप किया। और वीपीएन के अलावा और कौन सी सर्विस है जिसके थ्रू मैं फास्टल डायरेक्ट सर्विस। वेस्टर्न सर्विस? वेस्टर्न तो आपका जंप हो गया ना। सर सॉरी सर। चलो आई कोई बात डोंट। नहीं, इसको इसको आप लोग होमवर्क पे नोट डाउन करो। कल आप लोग जब मेरे को क्लास ज्वाइन करोगे तो इसका आंसर पहले देंगे, फिर क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। चलो, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक आईपी से एंटर कर रहा हूँ। और मैंने क्या किया, कनेक्शन में गया और यहाँ पे आपको एसएसएच ऑथ ऑथ में जाना है, क्रेडेंशियल, और ब्राउज करना है जो की आपने डाउनलोड की है, पीपीके, ये रही। और मैं ओपन में क्लिक करता हूँ। तो ये मुझे एसएसएच नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, कौन बताएगा? ये मेरे को एसएसएच नहीं आ रहा, और यहाँ पे इसने ये कनेक्शन टाइम आउट बोला। तो आप राउटिंग मुझे बताओ। टेबल राउटिंग टेबल में अभी तक राउट नहीं ऐड हुआ इसी सबनेट का, जो बिल्कुल आईपीडब्ल्यू का थ्रू। बिल्कुल, विपुल सही बोल रही है। हाँ सर। आपने ये पेम उज्जवल फाइल सही बोल अपलोड। रहा है, उज्जवल सही बोल रहा है कि एसएसएच इसलिए नहीं आ रहा है। उज्जवल का कहना है कि राउटिंग टेबल में रूट डिफाइन नहीं है। नहीं उज्जवल सर। ने बोला है, तो सही बोल रहा है पब विपुल? नहीं नहीं नहीं, सर्वर पब्लिक गलत बोल रहा फेसिंग है? है। हम गलत बोल रहा है। सर्वर पब्लिक हम्म, फेसिंग है, हमें एसएसएच कनेक्शन आना ही चाहिए। ठीक है। लेक कौन सही बोल रहा है, विपुल सही बोल रहा है, उज्जवल सही बोल रहा मे बी उज्जवल आपकी पेम मे बी आपकी पेम फाइल मिस हो गई होगी सर। है? लेक लेक से पूछ रहा हूँ मैं, आ उज्जवल सही बोला या विपुल आई सही डोंट नो बोला? सर। पंकज, नो आइडिया सर। उज्जवल ने सही बोला है। भाई क्या? आपने रूट डिफाइन नहीं किया ना, जब तक आप रूट डिफाइन नहीं करोगे कैसे पता लगेगा? आपने गेट लगा, आपने गेट, और अभी तो देखा जाए तो हमने यहाँ पे गेट भी नहीं लगाया है। समझ रहे हो बात को, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? हमने क्या किया है, वीपीसी बनाया, सबनेट बनाया, और हमने सीधे एसएसएच करना स्टार्ट। वीपीसी बनाया, सबनेट बनाया, इंस्टेंस लॉन्च किया, उसको प्राइवेट आईपी दी, पब्लिक आईपी दी। अब हम बाहर से बैठ के पब्लिक आईपी के थ्रू एसएसएच कर रहे हैं। ना तो हमारे पास अभी इन्वायरमेंट में गेट है, ना ही तो रूट टेबल है। तो दोनों काम हमारे अभी पेंडिंग है। हम्म, तो सबसे पहले चलते हैं, गेट क्रिएट करते हैं, और फिर रूट टेबल क्रिएट करेंगे। और रूट टेबल में रूट डिफाइन करेंगे कि भाई इस सबनेट को इंटरनेट पे जाना है, इस गेट से जाए। तो ये दो काम करेंगे पहले, तब जाके एसएसएच होगा। ओके। तो वापस से वीपीसी में जाओ, और ये रहा इंटरनेट गेटवे। यहाँ पे जाके आप गेट क्रिएट करोगे, इंटरनेट गेटवे। गेटवे का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया आर इंफ्रा हाइफन हाइफन IGW, एंड क्रिएट इंटरनेट गेटवे। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना, एक कॉल आ रहा है।
तो हमने क्या किया यहाँ पर, IGW हमने यहाँ पे Internet क्रिएट किया, और अभी यहाँ पर देखो क्या इसका स्टेट क्या बता रहा है, डिटैच। तो detached. एक्शन में जाके इसको अटैच करना होगा, अटैच टू VPC, और ये रहा मेरा VPC, मैंने अटैच किया। तो गेटवे सेटअप हो गया। तो आपने क्या किया, गेटवे क्रिएट किया और अपने VPC के साथ अटैच किया। अब आपको क्या करना है, रूट टेबल क्रिएट करना है, और रूट टेबल में जाके आपको क्रिएट रूट टेबल, और रूट टेबल का नाम मैंने क्या लिखा, web-rt, और क्रिएट रूट टेबल। अब रूट टेबल में यहाँ पे मैं रूट डिफाइन करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे सबनेट एसोसिएट करूंगा। तो सबनेट एसोसिएशन में आना है आपको, और यहाँ पे क्या करना है, एडिट सबनेट एसोसिएशन और वेब सबनेट। तो ये मेरा हो गया सोर्स, ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा सोर्स हो गया। और रूट में आया और यहाँ पे एडिट रूट करूंगा। डेस्टिनेशन मैंने बोला 0.0.0, और टारगेट पॉइंट क्या होगा, इंटरनेट गेटवे, और ये रहा मेरा इंटरनेट गेटवे जो मैंने पहले बनाया, और सेव चेंजेस में क्लिक किया, और वापस से राइट क्लिक करके इसको रीस्टार्ट सेशन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ऐसे स्विच हो गया। समझ आई बात, यस सर। क्लियर है यहाँ तक? Yes. यस सर। ठीक है, तो हम लोग ना 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Yes, sir. ठीक है।
चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? जी सर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्सेस किया, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो इस वाले सबमिट में मुझे डेटाबेस बनाना है, ठीक है। इस वाले सबमिट में मुझे क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो एक डेटाबेस सर्वर हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो मैंने EC2 पे गया, तो यहाँ पर हम लोग इंस्टेंस में जाते हैं। लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, DB सर्वर नाम दिया और की पेयर क्रिएट करते हैं। और इस बार ना हम लोग इसका की पेयर पैम लेते हैं ना, देखेंगे इस बार लिनक्स से एक्सेस करके देखें। DB सर्वर की, तो पैम के लिए क्या करना, पैम रखना और क्रिएट, और नेटवर्क सेटिंग में आना है। और नेटवर्क सेटिंग में आके आपको क्या करना है, और इस बार मैं वेब सबनेट में नहीं बना रहा, डेटाबेस सबनेट के अंदर बना रहा हूँ। और इस बार मैं इसको पब्लिक आईपी भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये डेटाबेस है तो मैं नहीं चाहता बाहर से कोई कनेक्ट करे। तो मैंने पब्लिक आईपी डिसेबल्ड रखी है। बस सिक्योरिटी ग्रुप में रूल अलाउ कर देता हूँ, क्योंकि कुछ टेस्टिंग वगैरह करेंगे हम लोग। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, डेटाबेस मैंने बना दिया। तो डेटाबेस को मैंने पब्लिक आईपी नहीं दी है, तो डेटाबेस को पब्लिक आईपी नहीं मिली, सिर्फ डेटाबेस को प्राइवेट आईपी मिली है। और अगर मैं डायग्राम में जाता हूं और मैंने क्या किया, ये मेरा इंस्टेंस है, इसको मैंने डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने के लिए बनाया है। और इसकी प्राइवेट आईपी अगर मैं देखूं तो ये इसकी प्राइवेट आईपी, ठीक है। अब देखा जाए तो डेटाबेस को पब्लिक आईपी देने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आपका कस्टमर आपका वेब सर्वर पे कनेक्ट होगा, और वेब सर्वर को अगर डेटाबेस चाहिए तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि एक VPC के अंदर जितने भी आप सबनेट्स बनाओ, वो सबनेट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि AWS उनकी रूट टेबल में एंट्री खुद से करके दे देता है आपको। समझना मेरी बात को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं इंटरव्यू में, कि आप जब भी AWS में VPC तैयार करते हैं, VPC के अंदर आप जितने भी सबनेट्स बना लो, वो सारे सबनेट्स आपस में बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट हो रहे होते हैं, क्योंकि उसके रूट टेबल में एंट्री AWS खुद करके पहले से रखता है। तो ये दोनों आपस में प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने सिर्फ वेब सर्वर को पब्लिक आईपी दिया है, जिससे कि बाहर के लोग वेब सर्वर पे आ जाए। डेटाबेस पे पब्लिक आईपी नहीं दिया, क्योंकि डेटाबेस को सिक्योर रखना चाहता हूँ, और दोनों आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे वाया प्राइवेट आईपी, अगर इनको नीड पड़ेगी तो। समझ आ गई बात यहाँ पे? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो, बट एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि कभी अगर डेटाबेस में कोई पैच वगैरह अपडेट करना है, डेटाबेस में कभी कोई पैच वगैरह अपडेट करना है, कैसे करेंगे? और डेटाबेस में अगर पैच अपडेट करना है तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास दो ऑप्शन होता है कि आप फिर डेटाबेस सर्वर को भी पब्लिक आईपी दो और उसको भी
उसका भी रूट टेबल पे रूट डिफाइन करो कि तुझे भी इंटरनेट पे जाना है तो इस IGW से होकर निकल जा। लेकिन फिर बात वही होती है कि सिक्योरिटी खत्म हो गई आपकी। क्या हो गई? डेटाबेस को आप सिक्योर रखना चाहते थे, वो सिक्योरिटी आपकी खत्म हो जाएगी। समझ आ रही बात यहाँ पे? भाई डेटाबेस में आप इंटरनेट चलाने के चक्कर में आपने उस पर पब्लिक IP दिया, उसको आपने रूट टेबल पे जाके IGW के साथ तरफ पॉइंट कर दिया, तो कोई भी बंदा सिक्योरिटी बाहर का से बैठ के डेटाबेस की पब्लिक IP को हिट करेगा, डेटाबेस तक आ सकता है। आ सकता है ब्रीच नहीं आ होगी। सकता? यस सर। आ सकता है ना? या तो कंपनी ये चाहती है कि डेटाबेस सर्वर पे इंटरनेट भी चल जाए और सिक्योर भी रहे। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप एक प्रॉक्सी सर्वर लगा लो। आप क्या करो, आप अपने इस वेब सबनेट के अंदर, आपका वेब सबनेट इंटरनेट के साइड पॉइंट है, आप वेब सबनेट के अंदर एक इंस्टेंस बनाओ और आप प्रॉक्सी सर्वर लगा लो, और डेटाबेस पे इंटरनेट चलाना है तो उस प्रॉक्सी के थ्रू चला। ऐसा कर सकते हो। बट आपको पता है कि प्रॉक्सी सर्वर पे अगर लोड बढ़ गया तो, क्योंकि मान लो एक डेटाबेस है, अगर बहुत सारे डेटाबेस है, सारे डेटाबेस पे पैच अपडेट करना है, तो प्रॉक्सी सर्वर की भी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, प्रॉक्सी सर्वर की स्केलिंग करनी पड़ेगी, एक बहुत बड़ा काम आ जाता है। हमने ये देखना है कि AWS आपको कोई सोल्यूशन दे रहा है इस बेस में, तो AWS आपको सोल्यूशन देता है। AWS आपको कहता है कि आप नेट गेटवे डिवाइस यूज करो। क्या यूज करो? नेट गेटवे। नेट गेटवे डिवाइस यूज करो। नेट गेटवे, आप नेट गेटवे डिवाइस को, तो जब आप नेट गेटवे डिवाइस यूज करोगे तो नेट गेटवे क्या बोलता है, ये प्रॉक्सी की तरह काम करता है, बट ये नेट गेटवे डिवाइस की मैनेजमेंट AWS करता है। इस पे कितना भी लोड बढ़े, बैकएंड में उनकी टीम मैनेज कर रही है, स्केल अप स्केल डाउन सब कर रही है। समझ आ रही है? तो जब आप नेट गेटवे डिवाइस क्रिएट करते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि नेट गेटवे डिवाइस को उस सबनेट के अंदर बनाना है जो सबनेट IGW के साइड पॉइंट है। क्या पॉइंट है? IGW गेटवे के समझ आ रही है साथ, इसका मतलब? यस। इंटरनेट गेटवे के साथ पॉइंट है। कहा जाता है कि जब भी आप नेट गेटवे क्रिएट करोगे तो नेट गेटवे को उस सबनेट में बनाओ जो सबनेट IGW के तरफ पॉइंट है, या कई लोग इसको बोलते हैं कि उस सबनेट के अंदर बनाओ जो सबनेट पब्लिक सबनेट है। पब्लिक सबनेट का मतलब वही होता है कि IGW के साइड अगर कोई पॉइंट है, इसका मतलब पब्लिक सबनेट है। समझ आ रही है? यस सर। तो नेट गेटवे को कहां बनाऊंगा मैं? अगर मैं अपनी सिनेरियो में देखूं तो मैं नेट गेटवे को बनाऊंगा वेब सबनेट के अंदर, क्योंकि मेरा वेब सबनेट पब्लिक IGW पॉइंट है। क्लियर है यहां तक? यस सर। तो जब मैं अपने नेट गेटवे को वेब सबनेट में बनाऊंगा तो मेरे नेट गेटवे को एक IP मिलेगी, प्राइवेट IP मिलेगी वेब सबनेट में से। वेब सबनेट के अंदर जो रेंज है उसमें से एक प्राइवेट IP मिलेगी, ठीक है, और एक साथ में पब्लिक IP भी मिलेगी। तो मैं एक बार क्रिएट करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आया और उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ VPC, इंटरनेट गेटवे। ये रहा इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे। क्रिएट नेट गेटवे। क्रिएट नेट गेटवे, मैंने यहाँ बोला R infra - नेट गेटवे। सबनेट क्या सिलेक्शन है? वेब। वेब सबनेट। अब नेट गेटवे की भी कनेक्टिविटी दो टाइप की होती है, प्राइवेट और पब्लिक। तो अभी मैं यहाँ पे पब्लिक ही रखता हूँ, प्राइवेट क्या होता है बाद में समझा दूंगा, ठीक है। ये अभी अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया, पहले प्राइवेट का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ पब्लिक आता था। तो अब नेट गेटवे को पब्लिक IP भी मुझे देनी होगी, तो मैंने अलॉट इलास्टिक IP किया। इलास्टिक मतलब स्टैटिक पब्लिक IP, और देन उसके बाद यहाँ पे मैंने क्रिएट नेट गेटवे में क्लिक किया।
ठीक है, तो ये नेट गेटवे को बनने में विद इन 2 मिनट्स लगता है, अभी पेंडिंग स्टेट में है। एक्शंस। इनका कोई रीजन सर इलास्टिक आईपी देता है मतलब नेट गेटवे का बनाने का टाइम? क्या बोल रहे हो? जब आपने नेट गेटवे बनाया है तो उधर इलास्टिक आईपी दिया, मतलब इंस्टेड ऑफ द पब्लिक। प्लास्टिक आईपी का मतलब होता है स्टैटिक पब्लिक आईपी। यस। तो डायनेमिक पब्लिक आईपी नहीं, और पब्लिक आईपी चेंज नहीं होगा, स्टैटिक है हमेशा जो आईपी मिला है इसको। अभी भी पेंडिंग है। डन हो गया, ठीक है। तो ये देखो, इसको एक प्राइवेट आईपी मिली है, यस। ये प्राइवेट आईपी रही, और इसको एक पब्लिक आईपी भी मिली है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक नया रूट टेबल क्रिएट करूंगा और मैं उसको बोलूंगा कि ये वाले सबनेट के इंस्टेंस को बाहर निकालना है, तो उसको नेट गेटवे से निकाल। तो एक नया रूट टेबल मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। रूट टेबल अंदर ही बनता है, बट मेरे पास जगह नहीं है, चलो यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। और उस रूट टेबल का नाम मैं क्या रखूंगा, DB-RT। आप कुछ भी रख सकते हो। इसमें मैं रूट डिफाइन करूंगा 10.0.1.0/24 को मुझे बाहर निकालना है। इसको भी इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड एड्रेस पे मुझे सेंड करना है, बट ये कैसे बाहर निकलेगा, नेट गेटवे से होके, ठीक है। तो ये काम हम लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं अभी। तो यहाँ पे आया मैं और क्या करता हूँ, नेट गेटवे, ठीक है। रूट टेबल पे आते हैं और मैंने क्रिएट रूट टेबल किया। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया private-RT, या फिर मैं DB-RT रखता हूँ जो वहां पे दिया हूँ, DB-RT। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, एंड क्रिएट रूट टेबल, ठीक है। और सबनेट एसोसिएशन सबसे पहले करेंगे, और एडिट सबनेट एसोसिएशन, डेटाबेस सबनेट, और रूट पे गया और एडिट रूट, ऐड रूट। मैंने बोला कि इसको भी डेस्टिनेशन पॉइंट सेम है, और इसका गेट अलग है, और इसका गेट क्या है, नेट गेटवे।
तो आपने यहाँ पर क्या किया, डेस्टिनेशन पॉइंट दोनों के सेम है, आपने दोनों को गेट आपने चेंज किया। जैसे आपका कभी आपने देखा है ना कि कहीं पे कुछ फंक्शन हो रहा है, तो वीआईपी पर्सन के लिए भी डेस्टिनेशन वही है, नॉर्मल के लिए भी वही है, बट नॉर्मल लोगों का जो गेट है वो अलग है और वीआईपी का गेट अलग है, वही है, डेस्टिनेशन वही है। सर आपने जब राउट टेबल बनाया था वो बाय डिफॉल्ट ही, हमने जो बोला ऑलरेडी, जो बाय डिफॉल्ट आपको लोकल राउट दे देता है ना आपका हम्म हम्म वेटिंग का टाइमिंग। हम्म ओके। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये वीएम इंटरनेट पे जाएगा तो ये इसके पास पहुंचेगा, ये आईपी के पास, और ये आईपी ट्रांसलेट करके इसको देगा, और ये आईपी ऐसे बाहर निकलेगा। समझ आ रही है? यस। यहां से बाहर निकलेगा और ये बाहर पे जाएगा और अपना डेटा लेके आया, डेटा लेके जब वापस आएगा तो रूट नेट गेटवे देखेगा ट्रैफिक ऑरिजिनेट कहां से हुई है। अगर ट्रैफिक फर्स्ट टाइम बाहर से ही ऑरिजिनेट होके आ रही है तो उसको ब्लॉक कर देगा। बट नेट गेटवे में देखा जाए तो अभी वाली जो ट्रैफिक है वो डेटाबेस सर्वर से ऑरिजिनेट होके बाहर गई है, तो डेटाबेस सर्वर से अगर ऑरिजिनेट होके बाहर गई है, अब वो रिटर्न आ रही है, तो ट्रैफिक ऑरिजिनेट कहां से हुई है, डेटाबेस से, तो उसको अलाउ कर देगा अंदर आने के लिए। लेकिन अगर ट्रैफिक बाहर से ऑरिजिनेट होके आ रही है तो उसको अलाउ नहीं करेगा। तो ये वन वे अच्छा कम्युनिकेशन करता है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं करता। सर ये और खास एक बार बात बताओगे, और एक बार, है। और एक बार बताओगे सर ये पॉइंट? क्या बोल रहे हो? अभी ये कैन टू यू? वे हो गया ना सर? कहाँ टू वे हुआ वो ये इसके भाई? थ्रू जा रहा है नेट गेटवे में, फिर उसके बाद ये आईजी पे जा रहा है, आईजीडब्ल्यू पे, फिर बाहर से सुनो आईजीडब्ल्यू से सुनो, आता है। बात को ध्यान से सुनो। आपका जो इंटरनेट गेटवे है, जी जी ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने कोई इंस्टेंस बनाया और उस इंस्टेंस को आपने पब्लिक आईपी दिया, वो इंस्टेंस जिस सबनेट के अंदर आता है वो राइट। सबनेट अगर आपका आईजीडब्ल्यू की तरफ पॉइंट है, तो कोई भी बंदा बाहर से अगर इस पब्लिक आईपी को हिट करता है, तो बाहर से पब्लिक आईपी को हिट करता है तो ये ट्रांसलेट करके इस प्राइवेट आईपी को दे देता है। ठीक ओके। है, तो बाहर से भी कोई अंदर आ पा रहा है। अब ये इंस्टेंस यस। अगर बाहर जाने की कोशिश करता है तो ये इंस्टेंस इस पब्लिक आईपी को देता है, पब्लिक आईपी उसे बाहर लेके चला जाता है। चले आता। तो ओके बाहर से भी कोई आ रहा है, अंदर से भी बाहर जा रहा है, ठीक है। बट ओके नेट ओके। गेटवे के साथ ऐसा नहीं होता। नेट गेटवे क्या बोलता है, कोई अगर अंदर से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो मैं जाने दूंगा, बट बाहर से ओके कोई आएगा तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा। समझ अच्छा। आई बात यहाँ पे? तो हम्म। अब क्या होता है कि जो कनेक्शन जो बनता है वो वन वे से नहीं बनता। कनेक्शन ऐसा बनता है कि अगर यहाँ से ट्रैफिक ऑरिजिनेट होगी हुई है तो ट्रैफिक बाहर जाएगी, बाहर तो अपना डेटा लेके आएगा, देन उसके बाद कनेक्शन बनेगा, प्रॉपर फुल कनेक्शन जो बनता है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये डेटाबेस अगर इंटरनेट पे जाना चाहता है पैच अपडेट करने, तो इसने क्या किया, ये अपनी आईपी लेके बाहर नहीं जाएगा। इस डेटाबेस की आईपी क्या है, 10.0.1.23। ये आईपी यस। बाहर नहीं जाएगी, ये आईपी रिक्वेस्ट देगी किसको, इसको नेट गेटवे पे। 10.0.0.68 जो नेट गेटवे की प्राइवेट आईपी है। राइट। अब इन नेट गेटवे की प्राइवेट आईपी भी बाहर नहीं जाएगी, नेट गेटवे की प्राइवेट आईपी किसको पब्लिक आईपी रिक्वेस्ट का। देगा, 13.56.35.44 को, इसको बोलेगा। ये ठीक। आईपी जाएगी बाहर, राइट। ये आईपी बाहर जाएगी, बाहर इंटरनेट से डेटा लेके आएगी, डेटा लेके जब वापस आएगी तो फिर इसको देगा कि भाई डेटा लेके मैं वापस आ चुका हूं, और ये इसको दे देगा, इसको डेटा मिल गया। समझ आ रही बात यहाँ पे? यस। ऐसा काम करता है। अगर कोई बाहर से बैठ के नेट गेटवे की पब्लिक आईपी को हिट करता है तो नेट और गेटवे उसको नहीं। ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ट्रैफिक अंदर से बाहर गई नहीं है जो उसको वापस आने दे। ये राइट। सवाल है, ये क्लियर है? यस सर। समझ आ गई बात? या। हाँ जी। यस सर। तो हम एक बार अपना डेटाबेस को भी एक्सेस करते हैं, और डेटाबेस अभी बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि हमने उसको पब्लिक आईपी नहीं दी है। तो डेटाबेस को मैं एक्सेस कैसे करूंगा, डेटाबेस को मैं एक्सेस करूंगा वेब सर्वर के अंदर जाके। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ भाई, बाहर से मैं वेब सर्वर पे चला जाऊं, वेब सर्वर से बैठ के डेटाबेस को एक्सेस कर लूंगा उसकी प्राइवेट आईपी से, है ना। हम्म। तो डेटाबेस की प्राइवेट आईपी क्या है, ये है। ये मैंने कॉपी किया और मैं वेब सर्वर को एक्सेस पहले से करके बैठा हूँ। मैंने यहाँ पे SSH
सर और एक बात बोल सकते हो, जो आपका जो नेट गेटवे का थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है बाहर में, आप जब नेट गेटवे बनाया था उसमें आप पब्लिक सबनेट, जो हमारा इधर वेब वेब सबनेट था, उनको भी असाइन किया था, करेक्ट? तो दैट मीन्स आपका जो वेब सबनेट वाला जो है वो ऑलरेडी आईजीडब्ल्यू का साथ राउटिंग है, तो उसको डिफाइन मतलब उसको इंडिकेट करने के लिए आप मतलब एक्चुअली तो भाया तो आईजीडब्ल्यू जाना पड़ेगा, तो नेट गेटवे का राउट इनडायरेक्टली उसको मैपिंग करने के लिए उसी मतलब जब नेट गेटवे बनाया था उसी टाइम में आपने उसको पब्लिक सबनेट में रखा था, है ना? बिल्कुल, क्योंकि एटलीस्ट गेट तो आपका एक ही होगा ना, वो आपके वे अलग हाँ, अलग होगा, करेक्ट करेक्ट। जाएगा तो इसी गेट से, इसका कोई अलग नहीं है। समझ आ गई बात? यस। ठीक है, चलो। तो मैं इसको एक्सेस करता हूँ। एक्सेस करने के मैंने आपको बताया था कि कमांड क्या यूज करोगे आप, SSH SSH -i की का नाम। तो की तो यहाँ पे है नहीं, की मेरे पर्सनल लैपटॉप में है, तो मैं पर्सनल लैपटॉप से की पहले यहाँ पे लेके आता हूँ। तो की आप लेके कैसे आओगे? तो मैंने की डाउनलोड में किया था, तो डाउनलोड में ये रही मेरी की। इस की पे डबल क्लिक करो तो ये नोटपैड में आप इसको ओपन कर सकते हो, और कंट्रोल A करके सेलेक्ट करो, कंट्रोल C से आप कॉपी करो। सिंपल है। देन उसके बाद यहाँ पे आप फाइल बनाओ। ठीक है, फाइल किस नाम का बनाओगे? जिस नाम का की डाउनलोड हुआ है उसी नाम की फाइल होनी चाहिए। ठीक है, नाम क्या रखा था? DB सर्वर की। एक्सटेंशन क्या रखना है? .pem। कुछ और मत रख देना, बने काम नहीं होगा फिर। और EC2 यहाँ पर राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट किया, सेव करके बाहर आया। लेकिन यहाँ पे आपको CH मोड से एक कमांड इसको देनी पड़ेगी, एक परमिशन देनी पड़ेगी। 400। CH मोड 600। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि लिनक्स आनी चाहिए AWS को पढ़ने से पहले, नहीं तो ये सर के ऊपर से आता क्या कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ SSH -i, और की का नाम क्या है? DB-server EC2-user @ और क्या थी उसकी प्राइवेट आईपी? पब्लिक आईपी तो दिया नहीं हमने, प्राइवेट आईपी क्या है? 10.0.1.23। करेक्ट। 10.0.1.23। तो यहाँ पे मैंने यस किया, और देखो मैं कहाँ पे चला गया? डेटाबेस सर्वर पे चला गया। अगर मेरे पास मैं क्या किया? डेटाबेस सर्वर पे चला गया। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं यस। डेटाबेस सर्वर पे जाने के बाद मैं SU यहाँ पे कमांड क्या रन करता हूँ? sudo SU करता हूँ, और फिर उसके बाद कमांड मैंने गलत टाइप कर दिया, sudo SU। फिर अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ www.google.com, तो देखो यहाँ पे मैं इंटरनेट पे जा पा रहा हूँ। अगर मैं अपनी सिनेरियो में आऊँ वापस, तो अगर मेरे पास नेट गेटवे नहीं होता तो मैं गूगल पे नहीं जा पाता, पता है? चलो, अगर मेरे पास नेट गेटवे है भी और रूट टेबल में अगर मैंने रूट डिफाइन नहीं किया तो भी नहीं जा पाता। देखना चाहता हूँ एक बार, जो रूट टेबल मैंने रूट डिफाइन किया उसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग अपनी VPC में, और रूट टेबल से एंट्री हटाते हैं। एक बार एंट्री हटा दो या फिर सोर्स निकाल दो, उससे भी पता लग जाएगा। तो रूट टेबल पे गया और मैंने क्या किया? एंट्री तो नहीं हटाता हूँ, सोर्स निकाल देता हूँ, है ना। सबनेट एसोसिएशन में आया और एडिट किया, और मैंने क्या किया? सोर्स जो DB सबनेट लगाया था निकाल दिया मैंने। अब देखो गूगल पे जाना बंद हो गया, देखो बंद हो गया ना। यस समझ आ गई बात? अब मैं यहाँ पर गया, सबनेट एसोसिएशन, देखो वापस चालू हो गया। क्लियर है? अब मैं आपको जो 3 से 4 मिनट जो बोलने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। देखो, ये तो हमारी हो गई लर्निंग पर्पस, ये तो अगर हमारी हमारी होगी प्रैक्टिस। अगर आप रियल इंडस्ट्री में बात करोगे तो ये सिनेरियो चलेगा ही नहीं। रियल इंडस्ट्री में क्या करते हैं कंपनी? वेब सर्वर को भी प्राइवेट सबनेट में रखेगी। पता है क्यों बोल रहा हूं मैं? पता है? फॉर एग्जाम्पल, चलो आपने वेब सर्वर को पब्लिक सबनेट में रखा। पब्लिक सबनेट का मतलब, सबसे पहले इंटरव्यू में तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, भाई पब्लिक सबनेट का मतलब क्या, बता दो। तो बहुत बार लोग आंसर क्या देते हैं? हमने उसका नाम पब्लिक सबनेट रखा है इसलिए उसको पब्लिक सबनेट बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सबनेट है, आप सबनेट का नाम कुछ भी रखो, सबनेट अगर आपका इंटरनेट गेटवे के साइड पॉइंट है तो उसको बोलते हैं पब्लिक सबनेट। ठीक है,
और पब्लिक सर्वनेट इन्वायरमेंट में इसलिए बनाया जाता है कि जो भी डिवाइसेस या रिसोर्सेस आप बाहर भेजना चाहते हो उसको पब्लिक सर्वनेट में रखो। लाइक नेट गेटवे मैंने कहाँ रखा? पब्लिक सर्वनेट में रखा। कल को अगर मैं लोड बैलेंसर बनाऊंगा मैं पब्लिक सर्वनेट में रखूंगा। तो कंपनी में क्या करते हैं कि आपके वेब सर्वर हो, डेटाबेस हो, एप्लीकेशन सर्वर हो, सारे के सारे सर्विस कहाँ जाएंगे? प्राइवेट सबनेट में। और कंपनी जो पब्लिक सबनेट बनाएगी उसके अंदर नेट गेटवे रखेगी, लोड बैलेंसर रखेगी। क्यों? क्योंकि मान लो आपके अगर वेब सर्वर भी पब्लिक सबनेट में है तो कोई भी बंदा अगर वेब सर्वर को अटैक करता है तो डेटाबेस पे भी जा सकता है। अब हैकर इतना बेवकूफ तो होगा नहीं कि उसे डेटाबेस में जाने के ना बने। लगता है आपको कि नहीं जा पाएगा? पाएगा सर। हाँ जी, चला जाएगा ना। जाएगा। यस। तो कंपनी क्या करती है? वेब सर्वर हो, डेटाबेस हो, ऐप हो, सारे के सारे प्राइवेट सबनेट में जाएंगे। प्राइवेट। एक कंपनी जो सबनेट बनाएगी वो सबनेट आईजीडब्ल्यू की तरफ पॉइंट करेगी, बट उस सबनेट के अंदर लोड बैलेंसर्स रखे जाएंगे, उस सबनेट के अंदर नेट गेटवे रखे जाएंगे। बात खत्म। जो भी पब्लिक रिसोर्सेस उनको नीड पड़ती है। और आपको पता है कि अगर लोड बैलेंसर रखा गया तो लोड बैलेंसर को कोई ऐसे सच नहीं कर सकता ना। लोड बैलेंसर को कोई हैक नहीं कर सकता। लोड बैलेंसर क्या बोलता है कि सिर्फ मैं 2 पोर्ट अलाउ करूंगा, 80 और 8080 और 443। बात खत्म। 3 पोर्ट। अब इन 3 पोर्ट के थ्रू सिर्फ ऐसे आपकी वेब सर्विस आ सकती है, ऐसे तो नहीं आ सकती ना। और लोड बैलेंसर में ट्रैफिक आएगी, लोड बैलेंसर से बैकएंड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ आ गई? तो अभी अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आज के लिए हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक है? अभी वीपीसी बहुत बड़ा टॉपिक है। किसी को भी सवाल है, डाउट है तो पूछ सकते हो। सर मेरा क्वेश्चन था, आपने जब राउट टेबल बना रहा था उसमें और भी 2-3 राउट टेबल दिखा रहा था बाय डिफॉल्ट। सर पहले से बना हुआ ना सर, डिफॉल्ट वीपीसी का भी तो बना होगा ना। अच्छा लीड कर दूं उसको? आप बोलो, कर देता हूँ। नहीं ऐसे नहीं। ओके ओके ठीक है। ठीक है। और नेट गेटवे कैसे पॉइंट रखते हैं? जो जब सपोज आपने जब बोला जो बाहर से कोई ट्रैफिक आएगा तो अलाउ नहीं करता है, तो इंटरनली जब डीबी सर्वर से ट्रैफिक जनरेट हो रहा है वो क्या सोर्स आईपी को देख के उन्होंने पॉइंट करता है नेट गेटवे में? हाँ जी, सोर्स। ओके 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 सर। ओके, थैंक यू ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं, बाय बाय। ओके भाई। सर इसकी वीडियो वगैरह? वीडियो अपलोड कर दूंगा ना, सेम लिंक में अपलोड कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, थैंक ओके सर, थैंक यू। ओके, यू।